जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज हम बात करने वाले हैं एक खास मुद्दे पर। दोस्तों, इंडिया और यूएई के बीच इकोनॉमिक टाइज ने एक नया चैप्टर लिख दिया है। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बाद अब दोनों ही देश एक लक्ष्य पर आए हैं, और वो लक्ष्य है कि नॉन ऑयल और नॉन प्रेशियस मेटल ट्रेड को $100 बिलियन तक ले जाना है। अब उसमें टेक्सटाइल की बात करें, फार्मा की बात करें, भारत मार्ट से लेकर स्पेस, डिफेंस तक बड़े सारे जो सेक्टर्स हैं, उन सबको इस एजेंडा में रखा गया है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे-कैसे ये होने वाला है, और भारत की जो इंडस्ट्री है, वो कितनी रेडी है ग्लोबली इस पूरे उसको एक्सपेंशन के लिए या फिर ग्लोबल कॉम्पिटिशन के लिए। क्योंकि चाइना को अगर हम देखें, चाइना पहले से यूएई में मौजूद है। भारत किस तरह से टक्कर दे पाएगा और कितनी तैयारी है। और जो ये टाई अप है इंडिया की, जो ब्लू इकोनॉमी है, उसकी जो ग्लोबल पोजीशनिंग है, उसको एक नए मकाम पर ले जाने में कितना हेल्पफुल साबित होगा, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे आज के इस डिस्कशन में। हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय श्री राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, यूएई के साथ जो $100 बिलियन की बात कर रहे हैं, जिसमें नॉन ऑयल और नॉन प्रेशियस मेटल ट्रेड को जो टारगेट किया गया है, ये हेडलाइंस अब चल रही हैं। कितना रियलिस्टिक है, कैसे पॉसिबल हो पाएगा, जिसमें भारत मार्ट है और हर सेक्टर को इसमें फार्मा और टेक्सटाइल, डिफेंस, सारी चीजें इसमें शामिल की जा रही हैं। देखिए अंबर जी, भारत और यूएई के बीच में नॉन ऑयल नॉन मेटल ट्रेड अभी एक तरह से इस साल प्रोजेक्टेड है कि अराउंड $55 बिलियन होने वाला है। और तीन हम्म। चार साल में जो यूएई की सरकार ने इस टारगेट को $100 बिलियन तक लेके जाने की एक तरह से ऑब्जेक्टिव है। भारत और यूएई के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ था, साइन हुआ था 2022 में। द फर्स्ट मुस्लिम नेशन टू साइन एन एग्रीमेंट विद इंडिया। और यूएई और भारत के बीच में जो हमारा यूपीआई है, उसको अडॉप्ट करने वाला गल्फ में पहला नेशन है। और गल्फ में हमारे बहुत सारे जो लोग हैं, दुबई में काम करते हैं, यूएई में काम करते हैं। और रेमिटेंसेस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर मेनी इंडियंस। तो एक तरह से पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस है। अब हम्म। भारत चाह रहा है कि यूएई के साथ हमारी जो पार्टनरशिप है, नॉन ऑयल नॉन मेटल $100 बिलियन पहुंचने के लिए, इसके लिए भारत ने एक तरह से हमारे पीयूष गोयल जी वो अभी यूएई ट्रेवल किए थे। बताया जाता है कि उनके साथ 70 रिप्रेजेंटेटिव गए थे। और उसके अंदर जो सेक्टर थे, टेक्सटाइल थे, होम डेकोर था, फिशरीज था, लेदर, फूड प्रोसेसिंग एंड फार्मास्यूटिकल। और एक चीज है कि हमने एक तरह से हाई जो डेलीगेशन, एक तरह से हम दोनों कंट्रीज ने एक तरह से एग्री किया है कि दोनों भारत क्या करेगा, दे विल सीक यूएई इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ऑल्सो। और भारत एक तरह से जो मिडिल ईस्ट में जो प्रोजेक्ट्स है, उसके अंदर जो यूएई का जो फाइनेंशियल लेवरेज है और भारत का जो टेक टैलेंट है, उसको कंबाइन करके कंप्लीट मिडिल ईस्ट के अंदर यूएई को एक तरह से हब बनाने की कोशिश करेगा। और देखिए, अभी जो आपने देखा होगा, आईपीएल भी जो होता है या बड़े ही कोई क्रिकेट मैचेस होते हैं, भारत का बीसीसीआई जो करवाता है, मैक्सिमम यूएई में ही होता है। इंडिया पाकिस्तान मैच भी मोस्टली यूएई में होता है, जिसके कारण यूएई के अंदर टूरिज्म बढ़ रहा है, स्पोर्ट्स का बढ़ रहा है और वायबल ऑल्टरनेटिव बना रहा है। देखिए, कोई भी चीज को अगर आपको वायबल ऑल्टरनेटिव चाहिए, तो आपको कैपिटल जरूरत पड़ता है। कैपिटल यूएई के पास है। टेक टैलेंट जो है, जो चीप लेबर टैलेंट जो है, अफोर्डेबल टैलेंट, वो भारत प्रोवाइड कर सकता है। थर्ड, भारत के जो टूरिस्ट है वो यूएई में भी जाते हैं, तो वो जो भी प्रोजेक्ट उधर फाइनेंसिंग होता है, उसको वायबल बना देता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने अभी स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है। अब आज की डेट में गल्फ के अंदर सऊदी का सबसे बड़ा कंपेटिटर यूएई है। अब सऊदी भी चाहता है कि वो यूएई जैसा बनना चाहे, क्योंकि उसको भी नॉन ऑयल रेवेन्यूज में उसको इंटरेस्ट है।
क्योंकि ये तेल बताया जाता है कि कुछ ही सालों में खत्म हो सकता है। और सऊदी के जो तेल रिजर्व है उसको एक तरह से बताया जाता है कि वो भी अननेचुरल है। बताया जाता है कि अराउंड $260 बिलियन, टू 260 बिलियन बैरल्स का उनका ऑयल रिजर्व है। पर एक्चुअली ये है कि बिना कोई डिस्कवरी किए इनके जो प्रूवन रिजर्व्स को एक तरह से इन्फ्लेट कर दिया गया है, क्योंकि हम्म। सऊदी की अरामको को तो कुछ साल पहले पब्लिक इश्यू लेके आना था। बताया जाता है अंबर जी, आज की डेट में उन्होंने अभी नया सिटी बना रहे हैं, न्योम सिटी। नोएम हम्म। सिटी के अंदर वो बताया जाता है कि जो मैकिन्सी है, उन्होंने एक तरह से सऊदी के जो प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उनको ठगा दी है। एक अकाउंटिंग फ्रॉड करके बताया है, और अब बताया जाता है कि उनकी जो नोएम सिटी है उसके अंदर $14 ट्रिलियन का एस्टिमेशन लगाया जा रहा है। दैट इज इक्वल टू 25 टाइम्स ऑफ द जीडीपी ऑफ सऊदी अरेबिया। तो कहीं जी। ना कहीं सऊदी फंस चुका है। सेकेंड, सऊदी के अंदर जो बताया जाता है वहां पे जो कंजर्वेटिव हार्डलाइनर्स है वो नहीं चाहते कि सऊदी ओपन हो। और जिस हिसाब से आपने देखा है कि जो मॉडर्नाइजेशन चल रहा है सऊदी के आसपास मक्का और मदीना में, और वहां पे संगीत अलाउ किया गया है, एक्टिविटीज अलाउ किया गया है, विमेन फ्रीडम की बात की गई है, उससे वहां के जो मौलाना है, हार्डलाइनर्स है, वो एक तरह से प्लान कर रहे हैं एक एक पॉसिबल कूप अगेंस्ट मोहम्मद बिन सलमान। और एक तरह से अपनी गति बचाने के लिए मोहम्मद बिन सलमान को एक टेररिस्ट रोक स्टेट पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट करना पड़ रहा है, ताकि अभी वहां पे 25,000 पाकिस्तानियों को बुलाया जाएगा, सोल्जर्स को, कि वो हुती रेबल से लड़ेंगे। बताया जाता है कि वहां पे जो हार्डलाइनर्स हैं वो एक तरह से वहां पे सत्ता परिवर्तन की प्लानिंग कर रहे हैं, और वहां पे मक्का और मदीना के ऊपर भी शायद उनका कब्जा करना चाहते हैं। और सऊदी का अगर आज सबसे बड़ा जो रेवेन्यू ग्रोथ स्पिनर है वो मक्का एंड मदीना है, अपार्ट फ्रॉम द ऑयल रेवेन्यू। तो कहीं ना कहीं सऊदी चाहता है कि इसको डाइवर्सिफाई किया जाए, और उसी डाइवर्सिफाई में उन्होंने नियोम सिटी बनाया है। और नियोम सिटी में वो जो सारे प्रोजेक्शन दिए थे वो मैकिन्सी ने दिए थे। हम्म। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो बताते हैं कि नियोम सिटी जो रहेगा एक आर्टिफिशियल स्काई रिजॉर्ट रहेगा। द हम्म। सिटी विल बी प्लान्ड ऑन द रूफटॉप ऑफ द सिटी। ये मतलब हम्म। बहुत ही मतलब जो इनका जो विजन है, इट इज वेरी एग्जॉस्टिक, पर सब चीज के पैसे लगते हैं। और पैसा जो है, जो उनकी इकोनॉमी है वो डिफाई करती है, क्योंकि तेल के अलावा उनके पास कोई रेवेन्यू साधन है ही नहीं। वहां की कोई जी। पॉपुलेशन स्किल तो है नहीं। सब लोग एक तरह से तेल की रेवेन्यू के ऊपर डिपेंड है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सऊदी लैक सो मच टैलेंट कि उसको पाकिस्तान जैसे रोग स्टेट से अपनी डिफेंस के लिए करार करना पड़ रहा है। जी, और उमेश जी, सवाल अब ये दूसरी, है कि एक तरफ तो डिफेंस टाई अब ये पैक्ट हो रहा था सऊदी और पाकिस्तान के बीच में, दूसरी तरफ भारत और यूएई के बीच में ये ट्रेड पैक्ट हो रहा था। तो दोनों में अंतर हमें देखने वाली बात है, जो अंतर है दोनों में। सऊदी और यूएई को भी अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी दोनों में बड़ा फ़र्क है। यूएई की इकोनॉमी फ्लरिशिंग है, वहाँ पर दुनिया भर के लोग आते हैं, काम करते हैं, उन्होंने इस तरह से एक मॉडल तैयार किया है। सऊदी अब उस तरह की चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सऊदी वो कर नहीं पाएगा। सवाल मैं अब थोड़ा-सा आगे बढ़ती हूँ। चाइना का जो ड्रैगन मार्ट है, यूएई में ऑलरेडी एक जायंट है। अब भारत मार्ट भी वहाँ पर लाने की बात हो रही है इस पैक्ट के तहत। क्या ये जो एसएमईज़ हैं और जो छोटे कारोबारी हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उनके लिए कितना हेल्पफुल साबित होगा? देखिए, सबसे पहले तो भारत वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वहां हुँ। पे इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसकी प्रोजेक्ट वायबिलिटी भी देखता है। हुँ। फंडिंग तो आपको यूएई कर देगा, पर एक तरह से फंडिंग वायबिलिटी भी होना चाहिए। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन भी इम्पोर्टेंट होता है, और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन से बढ़िया इंडियंस के अलावा कोई कर नहीं पाता है उधर की दे। देखिए, बहुत लोग कर लेंगे, पर सबसे कम रिसोर्सफुल, मतलब सबसे कम दाम पे कौन करेगा। थर्ड, इंडिया के पास जो पॉपुलेशन है, जो उसकी स्पेंडिंग पॉपुलेशन, वो उस प्रोजेक्ट्स को वायबल भी कर देती है। फोर्थ, आप ये भी देखिए, दुबई के अंदर, जो यूएई के अंदर, जो वहां पे जो रेजिम है, जो जिस हिसाब से वो प्रो बिजनेस है, जो जो ये काम यूएई ने बहुत पहले से ही चालू कर दिया था, 25-30 साल पहले ही चालू कर दिया था।
अब ये चीज सऊदी अडेप्ट करने की कोशिश कर रहा है। देखिए उनका जो नियोम सिटी है वो इट वाज डिजाइन टू काउंटर यूएई। अब उसके अंदर एग्जीक्यूशन चैलेंजेस देखिए। 2017 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, अभी तक बताया जाता है 21,000 वर्कर्स एक तरह से अपनी लाइफ दे हैव लॉस्ट देयर लाइफ। बताया हम्म। जाता है 80 बिलियन डॉलर्स के उसके अंदर प्रोजेक्ट्स अंडरवे है और पैसे खत्म हो चुके हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, उधर उधर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड नहीं है, पावर इलेक्ट्रिक सप्लाई बरोबर नहीं है, और कोई भी उधर जाके काम करने को रेडी नहीं है। देखिए हम्म। सब लोग काम बता तो देते हैं कि आप डेजर्ट के अंदर सिटी बनाने की कोशिश तो कर रहे हो, पर सबके लिए पैसे चलते हैं, ह्यूमन कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, प्रोजेक्ट वायबिलिटी भी एक चीज होती है, कर नहीं पा रहा है। अब वहां पे उन एमबीएस को क्या है, मैकिन्सी ने उल्लू बना दिया। और मैकिन्सी ने एक तरह से अमेरिकन कंपनीज है, ये अपने आप से प्रेजेंटेशन अच्छे करते हैं, एक बार लटका के इनको अटका दिया, ये आप समझ जाएंगे। मुझे लटका दिया ये आप समझ जाइए। लेकिन हाँ तो उमेश जी, देखिए, देखिए एक ही चीज है, $80 बिलियन तो इन्वेस्ट करवा दिए। अब जी प्रोजेक्ट कॉस्ट पहले जो प्लान था, अभी पहले उसका कॉस्ट एस्केलेट हुआ $8.8 ट्रिलियन, अब बोल रहे $14 ट्रिलियन है। तो ये सऊदी की जो जीडीपी है का 25 टाइम्स है। अब हम्म। ऐसा इतना बड़ा प्रोजेक्ट डाल दिया, सफेद हाथी पाल लिया आपने, इसमें फायदा किसको मिलेगा? अमेरिकन कंस्ट्रक्शन कंपनीज को मिलेगा, ठीक है। जी पर सबसे इसके कारण सऊदी की इकोनॉमी एक तरह से रेड में जा चुकी है। और जी वहां पे जिस हिसाब से ओपननेस लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि वहां पे जो रेडिकल्स है वो मोहम्मद बिन सलमान के अगेंस्ट हो उमेश चुके हैं। जी, यहाँ पर एक और बात है कि मोहम्मद बिन सलमान ने के लिए कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, क्योंकि यूएई ने पहले ही अपना स्पेस क्रिएट कर लिया है जहां पर अभी सऊदी घुसने की कोशिश कर रहा है। अब यूएई तो मतलब एकदम एक मार्केट क्रिएट हो चुकी है ग्लोबल बिजनेसेस के लिए। सब जितने भी आप देखें सारे ऑफिसेस वहीं पे मिलते हैं। लेकिन अगर यूएई और इंडिया की बात करें उमेश जी, यूएई इंडिया का 7th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है। लेकिन अगर हम बात करें कि यूएई के जो कैपिटल इनफ्लो है, या फिर हम कहें कि उस पर हमारा कहीं ओवर डिपेंडेंट तो नहीं हो रहे हैं, और अगर है तो क्या ये स्ट्रेटेजिक रिस्क है? किस तरह से आप इस पूरे देखिए उस पे यूएई के जो वहां पे भारत और यूएई के बीच में जो पार्टनरशिप है, बहुत पुरानी पार्टनरशिप है। सेकेंडली मोदी जी के आने के बाद यूएई हुँ, रियलाइज कर चुका है कि भारत के साथ वो उसको रहने से उसको डिफेंस पैक्ट भी आगे जाके हम साइन कर सकते हैं। अभी हमने हुँ, यूएई के साथ डिफेंस पैक्ट साइन नहीं किया, ठीक है। अभी हमने सिर्फ इसको जो इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप तक रखा है। अभी हम हुँ, लोग इन्वेस्टमेंट्स अभी एक दूसरे के कंट्रीज में कर रहे हैं। वी आर हुँ, एनकरेजिंग यूएई टू इन्वेस्ट इन आवर स्टॉक मार्केट्स ऑल्सो। हमारे गिफ्ट सिटी के थ्रू आ भी सकता है पैसे। कहीं ना कहीं यूएई भी चाहता है कि उसका भी जो रिस्क डाइवर्सिफिकेशन हो इन उसके इन्वेस्टमेंट्स का। हुँ, भारत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी देने के लिए तैयार बैठा है। और ये भी देखिए ना, दोनों कंट्रीज के बीच में इंटीग्रेशन भी हो रहा है। और यूएई के द्वारा हम अफ्रीका के अंदर भी हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर सकते हैं, और वहां पे भी अपना जो भारत अपना जो स्कोप है बढ़ा सकता है। देखिए इट्स अ विन विन पार्टनरशिप फॉर बोथ द कंट्री। और हुँ, अगर भारत और यूएई के बीच में अगर डिफेंस एग्रीमेंट हो जाता है, तो एक तरह से वो काउंटर कर लेगा पाकिस्तान के और सऊदी अरेबिया के एक तरह से एक जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है उसको काउंटर कर लेगा। तो हुँ, ये सब चीज इसके लिए हो रहा है कि भारत एक तरह से दिखाना चाहता है कि हम आपके साथ जुड़ते हैं, तो आपकी इकोनॉमी को भी हम अपलिफ्ट करते हैं। सिर्फ उधर जाके चौकीदारी नहीं करना है, जैसे पाकिस्तान के 25,000 लोगों को हूथी के सामने लड़ने के लिए बैठा दिया है। अल्टीमेटली क्या होगा? द पाकिस्तानी फोर्सेस विल सफर द कैजुअलिटी, द सऊदी रॉयल्स विल बी सेफ। ये एक चीज कर रहा है। और सऊदी ने क्या किया, पाकिस्तान को फंड भी किया है, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी फंड किया है। उनको जब भी ऑयल क्रेडिट होता है तो सऊदी उनको फंड करता रहता है। अब पाकिस्तान की फोर्स एक तरह से जो स्लेव फोर्स है, वो सऊदी के सऊदी जो हेड है एमबीएस, उसको सर्व करेगी। बिल्कुल। सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान ने वैसे भी
सऊदी की जो आर्मी है, जो भी उनकी उनकी लड़ने भिड़ने लायक तो है नहीं, और पाकिस्तान आर्मी की आपने खूब बात कही कि उनको तो जो पैसा दे उनके जनरल्स वहाँ उनको भेज देते। लेकिन उमेश जी, अगर हम इस इस पूरे उसकी बात करते हैं पार्टनरशिप की, यूएस इंडिया की, तो इसमें डिफेंस और एरोस्पेस और स्पेस ये सारी चीज़ें भी एजेंडा पर हैं। और सवाल ये है कि क्या इंडिया अपने जो गोल्स हैं मेक इन इंडिया के, उसके साथ-साथ यूएई के साथ जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है, वो सारी चीज़ें शेयर करेगा? देखिए, सभी कंट्रीज चाहते हैं कि कोई भी पार्टनरशिप जो होती है वो लॉन्ग हुँ, टर्म होती है, ट्रस्ट हुँ, एस्टैब्लिश किया जाता है। तो हुँ, भारत ने पहला ट्रस्ट एस्टैब्लिश किया है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। उसमें गोल्स ले हुँ, किया जाता है कि आप हुँ, पहले इस तरह से कितना इकोनॉमिक टाइज को बढ़ा सकते हो। जिस दिन हुँ, ट्रस्ट आ जाता है तो आप स्ट्रेटेजिक एरियाज में जाते हो। इसके हुँ, अंदर आप ये देखोगे, डिफेंस तो सबसे अल्टीमेट चीज होती है, डिफेंस, एरोस्पेस एंड अदर थिंग। तो ये सब चीज होने के लिए हमें नॉन ऑयल नॉन मेटल ट्रेड को बढ़ाना जरूरी है। और जिस दिन हमारे पास जो $100 बिलियन का ट्रेड आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली एक तरह से यूएई सोचेगा कि हमें डिफेंस टाइज भी भारत के साथ करने में फायदा है। और एक और एक हुँ, चीज है, यूएई और इंडिया के बीच में डिफेंस टाइज की बात चल रही है। और कोई भी चीज एकदम से नहीं होता है, क्योंकि हमें भी जियो पॉलिटिकल कंसिडरेशन देखना पड़ता है। आज यूएई अमेरिका का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफेंस बायर है, डिफेंस परचेज करता है। वहां पे अगर अभी इंडिया आ जाएगा तो इट इज नॉट गुड फॉर इंडिया ऑल्सो, नॉट गुड फॉर यूएई ऑल्सो। बेस्ट पॉइंट है कि अभी हम नॉन ऑयल ट्रेड को बढ़ाएं, और धीरे धीरे अगर हमारी इकोनॉमिक पोजीशन इंप्रूव होती है एंड वी कैन विथस्टैंड द अमेरिकन सैंक्शंस एंड माइट, तब हमें एक तरह से उस एरिया में बढ़ना चाहिए। तो ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है। भारत एकदम से अपने आप को पोजीशन नहीं करना चाहता कि वेयर दे वांट टू रिप्लेस अमेरिका, और अमेरिका की दुश्मनी अब अभी इस टाइम पे जरूरी नहीं है। ओके, तो वैसे एजेंडा पर है, मैंने इसीलिए सवाल किया था कि एरोस्पेस, डिफेंस और बातचीत स्पेस सारा कुछ बातचीत है। चल रही है। हुँ, एरोस्पेस, डिफेंस, एविएशन सब पे बातचीत चल रही है। इवन सेमीकंडक्टर्स के ऊपर भी बातचीत चल रही है। बट जी, वो जी, जी। नेक्स्ट लेवल पे आता है, और इसका जो एग्जीक्यूशन होगा। मैंने उसी कॉन्टेक्स्ट में बात की थी, क्योंकि ये एजेंडा पर है, तो क्या ये अभी पॉसिबल होगा कि जो सेंसिटिव और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी होती है वो भारत शेयर करेगा? वो ख़ैर आगे की बात है, जब ऐसा कुछ होगा तो हम उस पे बात करेंगे। लेकिन उमेश जी, अगर हम भारत की बात करते हैं तो अफ्रीका जीसीसी में इंडिया यूएई जॉइंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, उनको प्लान कर रहा है। लेकिन भारत की अगर हम बात करें, भारत की डोमेस्टिक डिमांड्स, कंज़म्पशंस और चैलेंजेस भी हैं। क्या ग्लोबल रेस और जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सब को एक साथ भारत पूरा करने में सक्षम हो पाएगा? ये इन सारी चीज़ों को एक साथ करेगा? 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है, स्किल्ड मैन पावर है। हम तो पूरे वर्ल्ड की जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा कर सकते हैं। बस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आने की देरी है, और यहाँ पे एक तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन होना जरूरी है, मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना जरूरी है। और मेरे हिसाब से भारत के पास जो डेमोग्राफिक पॉपुलेशन है, 67% हमारी जो पॉपुलेशन है इज बिलो द एज ऑफ 35। तो मेरा ये मानना है कि इंडिया कैन केटर टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। और इंडिया के जो ह्यूमन रिसोर्सेस को जो अमेरिका डिस्कार्ड कर रहा है, यूएई चाहता है कि हाई स्किल प्रोफेशनल्स उसके यहाँ पे आ जाए। यूके चाहता है कि हाई स्किल प्रोफेशनल्स उसके पास आ जाए। इवन चाइना ने भी नया टाइप का वीजा, के वीजा निकाला है। जापान भारत के लोगों को चाहता है, रशिया चाहता है। तो इट इज अल्टीमेटली हमारे यहाँ पे ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स बढ़ेंगे, और ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स में अगर कुछ फाइनेंशियल काम आएगा, वो रूट होगा यूएई के थ्रू। तो आप ये देखिए कि जी, जैसे आपने बताया है कि ट्रम्प टैरिफ बिल्कुल। पुट इंडिया क्लोजर टू यूएई। जी, बिल्कुल। और और ये देख लीजिए, जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि सऊदी को हुँ, बेवकूफ बनाया गया, मैकिन्सी ने उनको बेवकूफ बनाया। और आप सोचिए, 25 टाइम मोर देन द जीडीपी। वो एक तरह से बर्बाद होने का ही पूरा एक तरह से उन्होंने प्रोग्राम बना दिए। तो डिफरेंस देख लीजिए, हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, डेटा बता रहा है, ठीक है। जी, बिल्कुल। तो इन शॉर्ट हम ये समझ सकते हैं कि भारत के पास वो क्षमता है कि वो ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स को
भी पूरा कर सके, साथ-साथ जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट चैलेंजेस और कंजम्पशंस की अगर हम बात करें। आपने बात की कि भारत के पास स्किल्ड मैन पावर है, जिसको विश्व भर चाहता है कि उनके देश में वो आएँ। आज वो बात अलग है कि अमेरिका में एक अलग ही तरह की क्रांति लेकर आई जा रही है, भारतीयों के खिलाफ एक एक तरह का जो रोष है वो पैदा करने की कोशिश की जा रही है और वो काफ़ी समय से हम देख रहे थे कि इस तरह के सेंटिमेंट्स को बढ़ावा दिया जा रहा था और अब आके वो सारी चीज़ें मैच्योर होती नज़र आ रही है। अब देखते हैं कि इसका ये कब तक चलने वाला है? क्या सिर्फ़ ये भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड एग्रीमेंट होना है, उसी तक सीमित है या उससे भी आगे बढ़कर ये चलने वाला है? ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन जो हमने भारत और यूएई को लेकर बात की, वो काफ़ी अहम है और अब देखते हैं कि किस तरह से और कितनी जल्दी इसको हम इफ़ेक्ट में आते हुए देखते हैं। उमेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम उमेश जी।